गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और उसके बाद में द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। ये दोनों ही अलग अलग पार्ट के हैं। पहले हम कुछ भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी में आलोचना का जो प्रवर्तन है कब हुआ। कल हमने इसका उद्भव पढ़ा था, आलोचना के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। कल हमारा टॉपिक रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना। आलोचना में भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या योगदान है और इस युग में आलोचना का मुख्य विषय क्या रहा है, हम उसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि भारतेंदु ने हिंदी गद्य के स्वरूप को संवारकर हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य युग का प्रवर्तन किया है। मुद्रण यंत्रों की सुविधाओं से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया था। इसके साथ ही विविध विधाओं में साहित्य का सृजन भी होने लग गया था। कब? भारतेंदु युग में। इन पुस्तकों और प्राचीन पोथियों के गुण दोषों को लेकर पत्र पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की टीका टिप्पणियाँ प्रकाशित होने लगी। इन्हीं से हिंदी समालोचना का या हिंदी आलोचना का सूत्रपात समझना चाहिए कि इन टीका टिप्पणियों के साथ ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ हो गया था। स्वयं भारतेंदु की पत्रिका कवि वचन सुधा में भारतेंदु जी के 2 निबंध प्रकाशित हुए, हिंदी कविता और नाटक। इन निबंधों में स्पष्टतः हम हिंदी समालोचना के या हिंदी आलोचना के उद्भव के स्रोत देख सकते हैं। इसी युग में प्रेमधन की आनंद कादम्बनी और बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी थी। इन पत्रिकाओं में कौन सी में? आनंद कादम्बनी में और हिंदी प्रदीप में समालोचनाएं या आलोचनाएं छपना प्रारंभ हो गया था। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी में वर्तमान ढंग की आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ। इस युग में हिंदी गद्य का विकास होने लगा और नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि लिखे जाने लगे थे। इसी युग के पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी आनंद कादम्बनी पत्रिका में कई समालोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। किन्होंने? पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। इनकी पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बनी। लाला श्रीनिवास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विस्तृत आलोचना
इसी पत्रिका में, कौन सी पत्रिका में? आनंद कादम्बनी में 1882 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार अन्य पत्र पत्रिकाओं में पंडित अंबिका प्रसाद व्यास, गंगा प्रसाद अग्निहोत्री की आलोचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनमें आलोचना शैली उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ती गई। उपन्यास, निबंध आदि नवीन विधाओं के लिए प्राचीन लक्षण ग्रंथों का आधार नहीं लिया जा सकता था। इन विधाओं की आलोचना में काव्य शास्त्रीय लक्षणों का आश्रय लेना संभव नहीं था। किनकी आलोचना करने में? उपन्यास का, निबंध की और नवीन जितनी भी विधाएं हैं, कथातर जो साहित्य हैं, उसकी अपन आलोचना करते हैं। तब ये कह रहे हैं कि प्राचीन लक्षण ग्रंथों को अपन आधार नहीं बना सकते हैं। इसलिए आलोचना आलोच्य कृति की रचना या आलोचक आलोच्य कृति की रचना विशेषताओं तथा कथ्य प्रतिपादन शैली, समाज के लिए कृति की उपादेयता आदि का विवेचन करने लगा। अपनी अपनी दृष्टि से कृति के गुण दोषों का विश्लेषण आलोचक करने लगा। बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र ने इस युग में आलोचनात्मक निबंध भी लिखे, तथा भी उनमें गुण दोष के विवेचन तक ही समालोचना सीमित नहीं रही। समालोचना के किसी एक स्वरूप का निर्धारण इस युग में संभव नहीं हो पाया। अतः इस युग में समालोचना का सूत्रपात ही पाते हैं। देखिए, हमने इस भारतेंदु युग में समालोचना का स्तर क्या माना है कि यहाँ थोड़ी बहुत समालोचना या आलोचना अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग विषय बनाकर की हैं। लेकिन भारतेंदु युग में गद्य विधाएं आ गई थी, और गद्य विधाओं का ये कह रहे हैं आलोचना के क्षेत्र में जो हमारे प्राचीन लक्षण ग्रंथ हैं उनको आधार नहीं बना सकते। इसलिए इस युग में जितनी भी आलोचनाएं आलोचकों ने लिखी और पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाई हैं, वह एक प्रकार का आलोचना का सूत्रपात ही माना जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस युग में आलोचना का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस युग में आलोचना सभी विशेषताओं को प्राप्त कर चुकी थी, ऐसा नहीं। इसके आगे आलोचना का जो दूसरा पड़ाव आता है वह है द्विविधि युगीन हिंदी आलोचना का।
भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना में हमने माना कि यह काल हिंदी आलोचना का सूत्रधार काल था। अब हम इसके आगे के काल को पढ़ेंगे और द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना किस शिखर पर थी, कौन सी उस समय पत्रिकाएं और आलोचक जो हैं वह सक्रिय रहे, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जैसे ही 1903 में सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला, उनके प्रयासों से सरस्वती में प्रकाशित निबंधों और टिप्पणियों से हिंदी समालोचना का एक स्वरूप बनने लगा कि जो भी उस पत्रिका में निबंध प्रकाशित हुआ उनके ऊपर टिप्पणियाँ आई और ये कह रहे हैं कि वहीं से समालोचना का एक स्वरूप बन करके हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। द्विवेदी जी ने निर्णयात्मक आलोचना का प्रारंभ कालिदास की निरंकुशता नामक पुस्तक से किया। इन्होंने एक आलोचना की पुस्तक निकाली, कालिदास की निरंकुशता। उसी से ये कह रहे हैं कि एक निर्णयपूर्वक आलोचना का प्रारंभ होता है। पहली बार हिंदी आलोचना का स्वरूप द्विवेदी जी द्वारा कालिदास के ग्रंथों के संदर्भ में की गई इस आलोचना से सामने आया। इस पुस्तक में उन्होंने कालिदास के ग्रंथों की निर्णयात्मक रीति से आलोचना लिखी और विक्रमार्कदेव चरित्र चर्चा तथा नेषद चरित्र चर्चा नामक पुस्तकों में परिचयात्मक समालोचना के उदाहरण उपस्थित किए। अब देखिए दो प्रकार के यहाँ रूप आते हैं। एक तो है निर्णयात्मक आलोचना द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता में की है। उसी पहलू में ये कह रहे हैं कि विक्रमार्कदेव चरित्र चर्चा तथा नेषद चरित्र चर्चा में इन्होंने जो समालोचना का रूप अपनाया वह है परिचयात्मक। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी समालोचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। द्विवेदी जी की आलोचना यद्यपि वैज्ञानिकता के सुदृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित नहीं हो पाई हैं, तथापि उनका ऐतिहासिक महत्व निर्विवाद है। निर्णयात्मक एवं परिचयात्मक समालोचना का स्वरूप निर्धारित करने में द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण योग दिया है। द्विवेदी युग के लेखकों में आलोचनात्मक निबंध तथा ग्रंथ के जो रचयिताएँ हैं उनमें से मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र और लाला भगवान दीन आदि हैं। हम इनमें सबसे पहले लेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु नाम से विख्यात पंडित गणेश बिहारी मिश्र, पंडित श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा है पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों ही भाई थे। इन्होंने हिंदी समालोचना के प्रारंभ में बड़ा ही प्रशंसनीय योग दिया है। उनकी मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न नाम से समालोचनात्मक पुस्तकें
प्रसिद्ध हैं। मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन है। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा की गई है। साहित्य के इतिहास के रूप में हिंदी में यह अपने ढंग का प्रथम महत्वपूर्ण प्रयास माना गया है। हिंदी नवरत्न में हिंदी साहित्य के 9 श्रेष्ठ कवियों के काव्य का विवेचन किया गया है। कवियों की व्यवस्थित आलोचना तथा तुलनात्मक समीक्षा के रूप में हिंदी का यह प्रथम ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को देव से नीचा स्थान देकर महान विवाद खड़ा कर दिया, जिससे हिंदी साहित्य जगत में कुछ सजीवता उत्पन्न हुई। फिर अगले आते हैं हमारे पदम सिंह शर्मा। बिहारी सतसई की भूमिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें सतसई काव्य का विवेचन प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? पदम सिंह शर्मा के द्वारा। और बिहारी को देव की अपेक्षा उत्कृष्ट कवि सिद्ध करने का यत्न किया गया। पदम सिंह शर्मा की समालोचना में पक्षपातपूर्ण खींचतान और महफिली दाद सी दिखाई पड़ती हैं। महफिल में जैसे वाह वाह की दाद देते हैं, उसी प्रकार का माहौल जो है इनकी समीक्षा में नज़र आता है। जैसे क्या कह रहे हैं? बिहारी की कविता शक्कर की रोटी हैं, जिधर से तोड़ो मीठी ही है। क्या कहा है कि बिहारी की कविता शक्कर की रोटी हैं, जिधर से भी तोड़ी जाएगी वह मीठी ही हैं। ये प्रभाववादी आलोचना की शैली है। कौन सी? पदम सिंह शर्मा ने जो बिहारी सतसई की भूमिका में जो आलोचना की है, वह प्रभावशाली आलोचना की शैली के अंतर्गत आती हैं। फिर भी पदम सिंह शर्मा की यह कृति पांडित्यपूर्ण है, बड़ी ही विद्वत्तापूर्ण लिखी गई हैं। इससे बिहारी के संबंध में लोगों की जानकारी बहुत कुछ बढ़ गई है। और उसी के साथ साथ फारसी, उर्दू, प्राकृत आदि के साहित्य से भी हिंदी पाठकों का परिचय बढ़ गया है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना प्रभावशाली होते हुए भी उसमें काव्य शास्त्रीय लक्षणों का आधार देकर शास्त्रीय विवेचना पद्धति भी अपनाई गई है। इतना अवश्य है कि बिहारी को पूर्ववर्ती कवियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत खींचतान की गई है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना में व्यंग्य का भी पुट रहता है। इस कारण उनकी प्रतिपादन शैली में विशेष सजीवता आई है। किंतु जब वे किसी प्रतिद्वंदी लेखक के पीछे पड़ जाते हैं, तब उनका व्यंग्य अनुदारित की कोटि में पहुंच जाता है। ये थे हमारे पदम सिंह शर्मा ने किस प्रकार की द्विविधि युगीन आलोचना की है। फिर आते हैं कृष्ण बिहारी मिश्र।
बिहारी सतसई की भूमिका के खंडन स्वरूप, यानी यहाँ पदम सिंह शर्मा ने जो आलोचना लिखी है बिहारी सतसई की भूमिका, इसके खंडन के स्वरूप में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। यह विद्वत्तापूर्ण कृति है। इसमें लेखक ने देव को श्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है, फिर भी बिहारी के महत्व को नहीं घटाया है, उनके महत्व को नहीं घटा पाए। फिर हमारे आते हैं अगले लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने बिहारी का पल्ला भारी दिखाने के लिए बिहारी और देव नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें कृष्ण बिहारी मिश्र के विचारों की समीक्षा की गई है। किसके विचारों की? कृष्ण बिहारी मिश्र के विचारों की। और साथ ही मिश्र बंधुओं के द्वारा की गई बिहारी की आलोचना का उत्तर भी दिया गया है। इन आलोचनाओं तथा समीक्षाओं से हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का साहित्य निर्मित हुआ। अभी तक तो आलोचना थी, अब यहाँ भारतेंदु क्या द्विवेदी युग के अंदर आते हैं, तब वहाँ तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ हो जाता है। फिर भी ये आलोचनाएं काव्य शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण अधिक करती हैं। मौलिक चिंतन, काव्य प्रतिमाओं का निरूपण तथा साहित्यिक मूल्यों का निर्धारण इनमें कम दिखाई पड़ता है। हमने अभी उल्लेख किया है कि द्विवेदी युग में समालोचनात्मक लेखों, समीक्षाओं तथा पुस्तक परिचय एवं टिप्पणियों के प्रकाशन द्वारा सरस्वती पत्रिका ने हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है या योगदान दिया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित नागरी प्रचारिणी पत्रिका, जो त्रैमासिक पत्रिका निकलती थी, उसका भी इस संदर्भ में, आलोचना के विकास के संदर्भ में उल्लेखनीय योगदान है। इस नागरी प्रचारिणी पत्रिका ने अनेक अमुद्रित तथा हस्तलिखित एवं ताड़पत्र पर लिखित हिंदी ग्रंथों की खोज, रिपोर्ट एवं उनकी परिचयात्मक टिप्पणियाँ और समीक्षाएं प्रकाशित की हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रणयन या निर्माण में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री से संपूर्ण खोज रिपोर्टों से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगले जो हैं हमारे, वह आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्वारा रचित साहित्य लोचन समालोचना है। वास्तव में यह ग्रंथ विश्वविद्यालय की, कौन सा ग्रंथ? साहित्य लोचन, विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखा गया था। किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा।
इसमें साहित्य के विभिन्न अंगों का निरूपण किया गया है और उनके परस्पर संबंध, महत्व आदि का विवेचन किया गया है। श्याम सुंदर दास ने साहित्य लोचन के अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र और गोस्वामी तुलसीदास के कृतित्व की समीक्षा की है। इनके द्वारा रचित हिंदी भाषा और साहित्य, कबीर ग्रंथावली की भूमिका आदि भी हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस समय के जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी आदि ने भी हिंदी के किसी न किसी प्रसिद्ध कवि जैसे बिहारी, कबीर आदि के संबंध में आलोचना प्रस्तुत की है। बख्शी जी का हिंदी साहित्य विमर्श एक विशिष्ट ग्रंथ है। इसमें साहित्य के द्वारा मानव जाति में प्रेम, एक के भाव स्थापित करने का दिव्य संदेश दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 2 टॉपिक ही पढ़ेंगे। पहला टॉपिक भारतेंदु युगीन आलोचना, जिसको आलोचना का सूत्रपात कहा जाता है। उसके बाद में द्विविध युग की हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। आपको मेरा ये आलोचना संबंधी विवेचन कैसा लगा? आप हमारे गायत्री के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।